गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं, हमने तो अपनी ज़िंदगी में क्या, शायद हमारे बड़ों ने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। पूरी पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख़ है, उसके अंदर जिन हालात को हम लोग देख रहे हैं, और इससे पहले किसी ने ये हालात नहीं देखे। और ख़ुद तो अब ISPR को कल आके जवाब देना पड़ा कि जो कुछ कल 9 मई को हुआ है, उन्होंने कहा 9 मई को जो हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन बाब था, स्याह तरीन दिन था, और पिछले 75 साल के अंदर भी कभी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली। सिर्फ एक इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी टोला है, ये ISPR के अल्फाज हैं। एक इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी टोला है जिसने अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और जो कुछ सड़कों पे होता रहा वो भी हमारे सामने है। इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल ISPR जब गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि 75 साल में जो दुश्मन नहीं कर सका, हमारी फ़ौज इतनी मजबूत थी कि 75 साल में दुश्मन उनके आगे घुटने टेकते आया है। क्या कुछ नहीं वो पाकिस्तान के अंदर करना चाहते थे, किस तरह से वो हमारी फ़ौज को तबाह नहीं करना चाहते थे, क्या क्या कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे थे वो। कुलभूषण की एग्जाम्पल हमारे सामने है, फिर बहुत सी और ऐसे अभिनंदन को देखें जिस तरह पकड़ा और जिस तरह भारत का हमला नाकाम किया, तो ये सारा कुछ हमारे सामने है। लेकिन उसके बावजूद हमारी फ़ौज ने इनका मुकाबला किया है, और दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से शामिल है एक पाकिस्तानी फ़ौज। और उसको जब अपने ही घर से रुसवाई का सामना करना पड़ा है, अपने ही लोग जब उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं, अपने ही लोग जब उनकी तनसीबात पर जाकर जो है वो इस तरह से हमले कर रहे हैं, लेकिन यही हमारी पाक फ़ौज है जो कि जानती है कि अवाम पर हाथ नहीं उठाना है। ये हमारी अवाम है, इसी की हिफाजत हमने करनी है, पलटकर जवाब नहीं देना है। अगर वो पत्थर मारते हैं तो खामोश रहना है, उनको उनके किसी नारे का भी जवाब नहीं देना है। यही वो फौज है। एग्जैक्टली। और जिस तरीके से इन मॉब ने जिसको आर्मी के हवाले से कहा, जिसको आर्मी ने हवाले से, जिस तरह वर्कर्स ने आके, जिस तरह मॉब ने आके हमला किया, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि सलाम सब्र इस्तकामत को कि हमारे आर्मी फोर्सेस के जवानों ने एक भी उसके रिटेलिएशन में वार नहीं किया, किसी भी तरह से जवाबी वार नहीं दिया। यही पाक फौज है ना जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो लोग जो कि कितने सालों से बॉर्डर पर खड़े हैं, पूरा साल अपनी फैमिलीज को नहीं मिलते, हमारी हिफाजत के लिए वो खड़े हैं, और उसके बाद उन्हीं पर कहा जा रहा है कि ये गद्दार है। अगर ये गद्दार है तो वो फिर बॉर्डर छोड़कर आ जाते हैं। ये जो PTI के सपोर्टर्स हैं या जो भी इनकलाब लाना चाह रहे हैं, ये फिर बॉर्डर्स पर जाकर हिफाजत कर ले। एक तो वो हिफाजत भी हमारी करे, फैमिली से भी हमारे दूर रहे, बॉर्डर पर सबसे पहले जब कोई गोली आती है तो पहले वही खाएं, लेकिन इन रिटर्न गालियां भी इन्हीं को पड़े। कुछ चेहरों की वजह से उन्होंने पूरी की पूरी पाक फौज को गद्दार कहना शुरू कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि अगर फौज को खुद ही इन्होंने गद्दार कहना शुरू कर दिया तो फिर इंडिया, इसके साथ अफगानिस्तान, इसके साथ जो बाकी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, फिर तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहना जो हम नहीं तोड़ सके, ये तो खुद ही तोड़ चुके हैं अपनी फौज को। और आप डिवीजन का शिकार हैं। आप डिवीजन का शिकार किस बात पे हैं कि फौज जो है उसका सियासी असर और रसूख, जब वो कह चुके हैं हमारा सियासी असर और रसूख बंद है, सबसे पहले तो आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके पॉलिटिशियन खुद गुनाहगार हैं, क्योंकि वो उनके जाके घुटने पकड़ते हैं कि हमारा कुछ कर दे। जब वो कह चुके हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम इसमें कोई भी किसी भी किस्म का हिस्सा नहीं ले रहे, फिर भी जब उनके घुटने पकड़ेंगे और कहेंगे हम उनसे बात करने को तैयार हैं, हमसे बात कर ले, हम आकर आपको कोई इक्तदार में आकर कोई पोजीशन को इस तरह से कोई बीच का रास्ता निकाल लें, तो फिर गद्दार तो वो आपके पॉलिटिशियंस हुए ना, जिनको आपके वोट ने दिया है। आपके वोट की बजाय वो जाके कहीं और पर सलामियां दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम इक्तदार में लेकर आए। तो पाक फौज को सलाम पेश करते हैं हम कि पाक फौज इतना कुछ होने के बावजूद भी इस बेहिस अवाम के उन्होंने पलटकर ना तो जवाब दिया है, ना ही आगे उन्होंने रिटेलिएशन में पत्थर का जवाब, एक गाली क्या, एक बात से नहीं दिया। तो हमारी पाक फौज को सलाम है। नहीं, ये अवाम भी नहीं थी, ये मॉब था, और मॉब भी मखसूस सियासी जमात का था। और उनके हवाले से जिस तरीके से अब ISPR ने भी कहा है ये मॉब भी नहीं था, बाकायदा सियासी जमात के इन रहनुमाओं की जानिब से PTI को मुखातिब करते हुए कहा, बाकायदा डायरेक्शंस थी कि आपने जाना है, कोर कमांडर हाउसेस का घेराव करना है। अच्छा, खुद तो लीडरशिप गायब रही, वर्कर्स को आपने धकेल दिया, अब वर्कर्स ही मारें खाएंगे, वर्कर्स ही अपने जो उन्होंने ये जुर्म करवाए गए हैं उनसे, और वर्कर्स ही इसकी सजाएं भुगतेंगे। खुद तो लीडरशिप आप देखें ना मुकम्मल तौर पे गायब थी। दूसरी चीज़, ये वही आर्मी है ना
جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو Partner جتنے کہتے تھے۔ قصیدے، جتنی ان کی شان میں قصیدے عمران خان صاحب نے پڑھے ہیں، میں کہتا ہوں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جنرل باجوہ کی اگر سپورٹ نہ ہوتی ہم یہ چیزیں نہ کرتے، اور باقاعدہ پھر ایکسٹینشن دی۔ انہی آرمی چیف، جو سابق آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، جن کے بارے میں اب تمام اپنی کوتاہیوں کا ملبہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر ڈالتے ہیں، لیکن یہی جنرل قمر جاوید باجوہ تھے جن کی شان میں دن رات قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ اب جب اقتدار سے رخصت ہوئے ہیں تو اپنی جو آپ نے سیاسی غلطیاں کی ہیں اب سب کا ملبہ ان کے اوپر ڈالتے ہیں، اور پھر اپنے ہی اداروں کو اس طریقے سے آ کر ان کے اوپر حملے کروانا، اپنے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا، اور وہ بھی اس طرح تنقید کرنا، اس طریقے سے ہم نے ڈیمیج کیا ہے اپنے اداروں کو کہ شاید دشمن بھی ایسے نہیں کر سکتا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہا کہ نا پاک فوج کی عوام بھی محفوظ نہیں ہے، عوام کے گھروں تک شیلز پہنچ رہے ہیں۔ بالکل شیلز پہنچ رہے ہیں، اس کے بعد پورا ملک سفر کر رہا ہے نا۔ آپ کی اکانومی دیکھیں پہلے ہی کتنی زبوں حالی کا شکار ہے، اور اس کے بعد پھر ایسے حالات کے اندر تو پھر ظاہری بات ہے دشمن قوتیں دیکھیں بھارت کس طرح ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہم نے وہ کام کر دیا ہے، ہمارے ان لوگوں نے وہ کام کر دیا ہے جو ہمارے دشمن ممالک کبھی سوچ کے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خیر اسلام آباد سے ہماری نمائندہ کرن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اسلام آباد کی صورتحال جانتے ہیں، اور کرن اپنے گھر میں اس وقت محصور ہیں اور ان کے گھر تک بھی شیلز آئے ہیں۔ حالانکہ کرن کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، وہ تو ایک صحافی ہیں۔ کرن بہت شکریہ آپ کا، بتائیے گا کیا مناظر ہیں، آپ گھر میں موجود ہیں، صورتحال کیا ہے اسلام آباد کی، اور آپ کے گھر میں بھی شیلز آئے ہیں؟ جی بالکل، اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایکچولی اسلام آباد میں کافی صورتحال جو ہمیں تشویشناک دکھائی دے رہی ہے۔ آل اوور جو ہمارے سراؤنڈنگ میں جو جگہ ہیں وہ بند ہیں۔ یہ شیلز ایکچولی گھر میں نہیں، گھر کے پاس بھی کل فائر ہوئے ہیں، لیکن ڈیورنگ کوریج جب ہم کوریج کر رہے تھے پورا دن ہی ہم وہاں پہ سری نگر ہائی وے، کشمیر ہائی وے پر موجود تھے، وہاں پر کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا تھا، چاہے وہ میڈیا کی گاڑیاں ہوں، میڈیا کے لوگ ہوں، ان کو پتھر مارے جا رہے تھے، گاڑیاں جو لاٹھیں ہیں وہ بچائی جا رہی تھی، اور کیونکہ کل سے پی ایل این جو ہے آن گراؤنڈ فیلڈ پر موجود تھی، 2-3 دفعہ تو ہمارے ڈی ایس این بھی جو وہاں پر موجود تھی اس پر بھی حملہ کیا گیا۔ بڑی مشکل سے ہم اپنے آپ کو کوریج کے دوران بچا کے وہاں سے باہر نکلتے تھے۔ جب ہم لائیو فک کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ لوگ صرف جو ہے جو حکومت ہے اس کو دکھا رہے، پاک فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ لوگ ریالٹی نہیں دکھاتے۔ اس طریقے سے تو بڑی مشکل ہوتا تھا ڈیورنگ کوریج دکھانا کہ ریالٹی بیس میں کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ آلسو کہ کل سری نگر ہائی وے جو ہے وہ میدانی جنگ بنا رہا، کیونکہ دوسری جانب پولیس لائن تھی جہاں پر خان صاحب کو رکھا گیا ہے، وہاں پہ جو کارکنان ہیں وہ پہنچنا شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ وہ موب بڑھتا گیا۔ تو پولیس اہلکار وہاں پر جو موجود تھے، سیکیورٹی پر تعینات تھے، وہ چند تعداد میں تھے، جبکہ جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں جب پہنچنا شروع ہوئے تو وہاں پر صبح 11 سے لے کے رات 9 بجے تک مسلسل شیلنگ ہوتی رہی ہے، جس کے شیل اور ربڑ کی گولیاں میں ہم نے دیکھی، کیونکہ موب کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، وہ کنٹینرز لگائی گئی تھی کیونکہ راستہ بند کیا گیا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں یہ شیل تھا جو آپ ہمارے ناظرین کو دکھا رہی تھی، جو آپ کے گھر آیا ہے، یہ ربڑ کی گولیاں ہیں بیسیکلی، یہ ہمارے گھر میں ربڑ بلٹس ہیں یہ، جی جی بالکل۔ اور یہ پروٹیسٹ کس جگہ پہ ایگزیکٹلی ہو رہا تھا؟ اگر آپ تھوڑا سا محلے کو ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین سے شیئر کریں، اور اس وقت سڑکوں کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ دارالحکومت ہے اسلام آباد اور وہاں پر بہت سے ایمبیسیز ہیں، انٹرنیشنل ڈپلومیٹس ہیں وہاں پر، اور پھر ہماری سپریم کورٹ وہاں پر ہے، ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس وہاں پر ہے، حساس ادارے ہمارے وہاں پر ہیں، بہت سے ہیڈ کوارٹرز وہاں پر ہیں، تو کیا اس وقت صورتحال ہے وہاں پر؟ جی اسلام آباد کی صورتحال کی بتاؤں تو یہاں پر جو مین جیسے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ ساری ایک ہی رو میں ہماری آ جاتی ہیں۔ وہاں کی صورتحال قدرے بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں جا سکتے، وہاں پر پروٹیسٹ جو کارکنان ہیں وہ نہیں کسی صورت پہنچ سکتے۔ یہ وہ بیسیکلی جگہ ہے فیض آباد مقام جو جہاں پہ اسلام آباد اور راولپنڈی کا سنگم سمجھا جاتا ہے، جو آپس میں جتنی بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کی روڈ سے ان کو لنک کرتا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے ہمیشہ فیض آباد کو بند کیا جاتا ہے تاکہ اس سے ملحقہ جتنی بھی روڈ ہیں آپس میں جو لنک ہوتی ہیں ان کو بند کیا جائے، تو اس طرح سے آپ اسلام آباد اور راولپنڈی کو پورا بند کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، کہیں سے وہ نہ
पे पहुंच सकते हैं हम लोग। मैं आज आपको पता है कि जब हमने ड्यूटी पे पहुंचना था, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि मेरे घर के बाहर करीब ही फैजाबाद पड़ता है, तो जहाँ पर वो सारी रोड जो है वो बंद है। किसी तरीके से ना हम अपनी गाड़ियों में ऑफिस पहुंच सकते थे, ना ऑफिस की कोई जो कैमरामैन थे, हमारे टीम है, वो हम तक पहुंच सकती थी। तो हम घरों के अंदर महसूर है। अभी कहा भी जा रहा है कि शायद अभी थोड़ी देर में रास्ते खुल जाए। कल ओवरऑल अगर सिचुएशन के बारे में बताया जाए तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे, रवाद, फैजाबाद, ये वो मकाम है जहाँ पर जो पूरा दिन है वो मैदान जंग बना रहा। पुलिस की जाने से भी शेलिंग की जा रही थी, क्योंकि कारकुनान जो है किसी सूरत में भी संभल नहीं रहे थे। वो बार बार कंटेनर को हटा के आगे लैंड सिचुएशन है उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है किरण, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पेशावर का रुख करेंगे, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे सफ़ीरुल्लाह मौजूद हैं। सफ़ीरुल्लाह, बता 2 दिन पेशावर के क्या मनाजिर रहे, पेशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस बारे ज़रा अपडेट कीजिएगा। जी देखें, पेशावर में जहां सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती फिरती नजर आती थी और चहल पहल होती थी, वहां 2 दिन तक पेशावर बिल्कुल सुनसान रहा, उस पर सन्नाटा छाया रहा। बाज़ मकामात पर तो सड़कें बिल्कुल सुनसान रही, लेकिन अक्सर मकामात पर शरपसंदों ने सड़कें ब्लॉक की। वो सड़कों पर निकल आए, उन्होंने रेड जोन में जाने की कोशिश की और इस दौरान ये देखा गया कि इन शरपसंदों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए, उनकी जानिब से रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की गई, पथराव किया गया, जवाब में उन पर शेलिंग की गई और गोलियों की तड़तड़ाहट भी हुई। अच्छा, इस दौरान ये भी हुआ कि शरपसंदों ने उन्होंने रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर हमला किया। वहां पर घुसे तकरीबन ये 1200 से 1300 ये शरपसंद थे। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान की इमारत में घुसकर पहले वहां पर पार्किंग में खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों को नजर आतिश किया। उसके बाद वो इमारत में के अंदर दाखिल हुए और वहां पर जितना भी अमला था, बल्कि अलमिया यह है कि वहां पर खवातीन थी, उन पर भी तशद्दुद किया गया है, पूरे अमले पर तशद्दुद किया गया और उनको वहां से जबरदस्ती निकाला गया। और जब अमले को निकाला गया तो वहां पर तंसीबात को पहले नुकसान पहुंचाया गया और उसके बाद पूरी इमारत को नजर आतिश कर दिया गया। रात गए इन्हीं शरपसंदों ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर हमला किया और वहां पर भी तोड़ फोड़ के बाद वहां उस ऑफिस को भी नजर आतिश कर दिया। सफीरुल्लाह, कोई लोकल क़यादत कोई वहां पर इस मॉब को कोई लीड कर रही थी या सिर्फ ये एक मॉब ही था? बिल्कुल भी नहीं। पूरा दिन ये शरपसंद खुद ही हमले करते रहे और इस दौरान किसी रहनुमा को, किसी कायद को नहीं देखा गया कि वो अपने इन कारकुनों को किसी तौर पर उनको तहम्मुल दे, उनको दलासा दे, उनको पुरअमन रहने की हिदायत करें। कोई नजर नहीं आया, बल्कि ये देखा गया कि लग ये रहा है कि सारे कायदीन इनके अंडरग्राउंड चले गए हैं। वो अंडरग्राउंड इसलिए हो गए कि उनको अपनी गिरफ्तारी का खदशा है, तो इस वजह से वो जेर जमीन है और जेर जमीन चले गए। ग्राउंड पर कोई भी कायद इनका नजर नहीं आया। अच्छा, अलमिया ये है कि इस दौरान, इन झड़पों के दौरान 4 नौजवान अपनी जानों से गए। 30 से ज्यादा अफराद जो है तो वो जख्मी हुए हैं, जिनको बुलेट्स लगी हैं, उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 4 नौजवान उनकी जाने गई, वो जा बहक हुए हैं। और अभी उनके लवाहिकीन वो यही कह रहे हैं कि हम अपने इन नौजवानों का खून किसके हाथ पर हम तलाश करें और किन को इसके जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि ये मॉब था, कुछ पता नहीं चला कि गोली कहां से आई और उनको कहां से गोली लगी। तो बहरहाल इन 4 नौजवानों की जानें भी गई, सरकारी इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया गया, रेड जोन में जाने की कोशिश की गई, वहां पर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को आफरीन है कि उन्होंने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया, उन्होंने इंतहाई बुर्दबारी का मुजाहरा किया और इंतहाई प्लानिंग के तहत इस मॉब को रोका, इन शरपसंदों को रोका और उनको रेड जोन में जाने की उनकी कोशिश बिल्कुल नाकाम बना दी। क्योंकि अगर वो वहां पर दाखिल हो जाते तो फिर नुकसान बहुत ही ज्यादा हो जाता, क्योंकि रेड जोन में हसास इमारतें, हसास दफातर वहां पर हैं। और अगर ये मॉब, ये चूंकि फिर हजारों की तादाद में ये मॉब बन गया था, दूसरे इलाकों से भी शरपसंद इनके साथ शामिल हो गए थे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो हसास मकामात में दाखिल हों, हसास इदारों तक उनकी रसाई हासिल हो और वहां पर वो अपने शरपसंदाना जो उनके अज़ाइम है उनकी तकमील कर सकें, लेकिन उनको नाकामी हुई। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो भी इदारे, जितने भी इदारे हैं, उन्होंने इंतहाई अच्छा सफीर, ये भी बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा उसके बाद
पूरा मुल्क बाहर निकल आएगा। यहाँ पे तो हमें उस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिली। पेशावर चूँकि हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भरपूर मैंडेट भी वहाँ से मिला, 2 CM भी उनके वहाँ से रहे और बड़ी ज़बरदस्त वहाँ से इनको सरपरस्ती रही वोटर्स की। वहाँ पर बताइएगा कि आवाम कितनी बड़ी तादाद में निकली, या यही चंद मॉब था जो निकला और तोड़ फोड़ की और चले गए? देखिए, मैंने जिक्र किया कि पेशावर के तकरीबन जितने भी हलके हैं वहाँ से PTI के MNAs और MPs ही कामयाब हुए हैं। और अब जो देखा जा रहा है उसमें यह है कि PTI का कोई भी कायद ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा, कोई भी कायद नहीं है। उनको यही खदशा है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, वो अपनी गिरफ्तारी के डर से ज़ेर ज़मीन चले गए हैं। और यही वजह है कि उनके कारकुन जो मुश्तइल हैं, जो शरपसंद हैं, इनमें शरपसंद भी घुस गए हैं, वो भी शामिल हैं इनमें, और वो अपने जो अज़ाइम हैं, उनके शरपसंदाना जो अज़ाइम हैं, उनकी तकमील की कोशिश कर रहे हैं। पेशावर की यही सूरत हाल है कि उनकी सड़कें 2 दिन से मैदान जंग और मैदान कारजार का मंजर पेश कर रही हैं। हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस के ऑफिशल्स, पुलिस के अहलकार भी इन झड़पों में जख्मी हुए हैं। तो ये सूरत हाल है कि जितने शरपसंद हैं वो बेकाबू हैं। सफीरुल्लाह, ये बताइएगा कि शरपसंद अनासर तो बेकाबू हैं ही हैं, यहाँ तक कि शौदा की यादगारों को नहीं छोड़ा उन्होंने, राशिद बनास की यादगार को जला दिया है, फिर किला बाला हिसार में उन्होंने किया है। जो हसास मकामात हैं वहाँ पर ये लोग इस तरह की शरपसंद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो अभी पुलिस वहाँ पर क्या बिल्कुल कोई इनको गिरफ्तार नहीं कर रही? सिर्फ इनकी जो मॉब है, ये जत्था जब किसी जगह पर पहुँचता है, कोई पुलिस पहुँचती है इनको गिरफ्तार करने के लिए? पेशावर की जो सूरत हाल है, यहाँ पर टोलियों की शक्ल में ये सारे शरपसंद निकले हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने सड़कें ब्लॉक की हुई हैं। लेकिन जो ज्यादातर जो वाकयात नजर आए हैं वो रेड जोन में नजर आए। वहाँ पर कोशिश की गई, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर हैं। पुलिस फोर्सेस जब आगे बढ़ती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं, तो ये सारे शरपसंद गलियों कूचों में रोपोश हो जाते हैं और वो भाग निकलते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर वो निकलते हैं और फिर हमला कर देते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर। तो इस तरह उनको काबू करना या उनकी गिरफ्तारी या मुकम्मल तौर पर या सबको गिरफ्तार करना वो तो मुमकिन नहीं, लेकिन कोशिश यही की गई कि उनको इस हद तक रोका जाए कि वो हसास तंसीबात तक न पहुंचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफीरुल्लाह आपका। आप हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे और किरण इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेनी है, हमारी ये इस हवाले से गुफ्तगू जारी है और कुछ अहम फुटेजेस आपको दिखाएंगे कि शायद जिसके अंदर अगर ज़र्रा भर भी इंसानियत है तो वो इस तरह के सूरत हाल, इस तरह के काम नहीं करता जो इस मॉब ने यहाँ पर किए हैं। ये सब आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। अब ब्रेक के बाद आपको कुछ ऐसे मनाजिर दिखाते हैं, कुछ ऐसे फुटेजेस हमारे सामने आई हैं, तो हमने कहा कि आप लोगों को दिखाए कि पता चले कि क्या ये हम बहैसियत कौम पाकिस्तानी, क्या हम लोग ये सोच भी सकते हैं कि अपने ही लोगों को इस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे? मजलूम है उसका इलाज किया जाए, उन हॉस्पिटल्स में जाके तोड़फोड़ की जा रही है। तो ये जो मनाजिर आप फुटेजेस में देख रहे हैं, जी ये हम कौम है, बहैसियत कौम, हमारी परवरिश ऐसी है। ये एम्बुलेंस है और ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। दुश्मन भी होना अगर एम्बुलेंस में, पूरी दुनिया में जंगों के भी, ये जो कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन वॉर एंड लव, ये बिल्कुल गलत बात है। दुनिया भर में जंगों के भी कवानीन होते हैं, जंगों में भी आपको ख़वातीन को, बूढ़ों को इस्तिस्ना हासिल होती है, उनको कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन यहाँ पर देखें, हमारे ही अवाम है, पाकिस्तानी ही लोग हैं हम, और एम्बुलेंस से तार के मतलब इतना क्या आपके साथ हो गया है? अगर आपके लीडर को गिरफ्तार कर लिया है, क्या माजी में किसी सियासी कारकुन को, किसी सियासी लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया? वहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ। अब आप देखें, ये मनाजिर चेक करें कि एम्बुलेंस से मरीज़ को उतारा है और उस एम्बुलेंस को आग लगाई है। बंदा पूछे कि इस एम्बुलेंस ने ईदी साहब ने गिरफ्तार किया था इमरान खान साहब को, जो आप अपना गुस्सा उस पर निकाल रहे हैं। घूम फिर के बाद बेचारा जो है आम आदमी मरता है, जो इनकी ताकत के निर्गे में आता है वही मारा जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊँ फिजा, पहली दफ़ा तो ये ऐसा नहीं हुआ। आपको याद होगा 2014 का धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर कपड़े लटकाए गए, पार्लियामेंट के हवाले से क्या क्या शेख साहब जलाओ घिराओ की बातें करते रहे, पीटीवी पर जिस तरीके से हमला किया गया, तब अगर कानून हरकत में आता। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं है, नून लीग भी माशाल्लाह किसी से पीछे नहीं है। इन लोगों को, इन सियासी पार्टीज़ को जहाँ जहाँ अपना मफाद नज़र आया है,
انہوں نے ہمیشہ ملکی مفاد کو داؤ پر لگایا ہے اور اپنے مفاد کے لیے ملک کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، آپ کی سرکاری املاک جلتی ہیں، عام لوگ مرتے ہیں، غریب آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے ہو جائے، ہم نے جناب صاحب ہمارے لیے ہماری پارٹی مقدم ہے، ہمارا لیڈر مقدم ہے، ہمیں پھر ملکی جو مفاد ہے وہ بھی سائڈ پر ہوتا ہے، آئین وہ بھی ہم اس کی بھی دھجیاں بکھیرتے ہیں، مطلب جو ہوتا ہے. اور یہ صرف اتفاقیہ نہیں ہوتا. اب یہ جو موب نکلا ہے، لیڈرز خود تو منظر عام پر نہیں ہیں ماشاءاللہ، اتنے بہادر ہیں، لیکن ایک ایک منٹ کی ڈائریکشنز ان کی جانب سے دی گئیں، ہدایات دی گئیں. یہ اتفاقیہ نہیں تھا کہ آپ نکلے ہیں کور کمانڈر ہاؤس پر آپ نے جا کے دھاوا بول دیا ہے، اس کو فتح کر لیا ہے. یہ باقاعدہ پلاننگ تھی، لیکن بحیثیت پاکستانی ہمیں یہ سوچنا ہوگا. میسیجز تھے جو کہ بعد میں، اور ابھی تک انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بحال نہیں کی گئی ہے، 3 پورا دن آج ہو چکے ہیں، مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. تعلیمی ادارے بند ہیں. یہی لوگ اگر باہر نکلے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ قصور کیا تھا. جو گاڑیاں پارک تھیں ان کے شیشے توڑ دینا، کیا ان لوگوں کا قصور تھا؟ یا آپ نے جو پبلک پراپرٹی جو آپ کے ٹیکس سے خریدا گیا مال ہے، آپ نے جو ٹیکس دیے ہیں اسی کی مد میں حکومتیں اپنی جیب سے نہیں وہ پیسے، کوئی اگر کوئی ایمبولینس منگوا رہے ہیں یا ہاسپٹل کے اندر کوئی بیڈز منگوا رہے ہیں یا پھر پولیس کی وینز ہیں یا پھر وہ جو پیپلز بس سروس جو نئی بس آئی ہے، وہ ان پولیٹیشنز کے پیسے نہیں تھے. یہ خدا را سمجھے کہ وہ آپ کے پیسے تھے، آپ کے ٹیکس سے پیسے لے کے نکال کے چوس کے آپ کا خون، اس ٹیکس کے پیسوں سے یہ وہ چیزیں ہمیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے ہی چیزوں کو جلا دیتے ہیں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں آپ اپنے گھر کو خود ہی آگ لگائیں گے؟ کون باشعور بندہ، پڑھا لکھا بندہ، اس پہ قیامت بھی گزر جائے، وہ کبھی کہے گا کہ میں اپنی چھت کو آگ لگا دوں، میں اپنی گھر کی دیواروں کو آگ لگا دوں، میں اپنے گھر کے گیٹ کو آگ لگا دوں؟ لیکن یہ پاکستان کو آپ لوگ آگ لگا رہے ہیں، اور آپ انٹرنیشنل کیا امیج دے رہے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ انڈیا کس طرح سے اچھال رہا ہے آپ کی اس پورے پروپیگنڈے کو. انڈیا اس کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اور وہ کشمیر کے مدعے کو اس طرح سے پورٹری کر رہا ہے کہ کشمیر پہ حق خود ارادیت کی آپ کیا بات کرتے ہیں. انڈیا دیکھیں کس طرح ترقی کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر دیکھیں وہاں پہ تو خانہ جنگی کی صورت ہے. آپ نے کشمیر ان کو دے کے کشمیر کو تباہ کرنا ہے. وہ اس طرح سے پروپیگنڈا کر رہا ہے. یقیناً، اور اس کا موقع تو ہم لوگوں نے خود دیا ہے نا ان کو بولنے کا، بات کرنے کا. اچھا، یہ ایمبولینس کو جو آگ لگائی گئی، اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہمارے جرت کے استعارہ تھے، فتح کے استعارہ تھے ہمارے جنگی ہیرو سے، راشد منہاس، جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جن کی بہادری کی داستانیں ہیں، سب سے کم عمر ترین نشان حیدر جسے ملا ہے، اپنی جان اس وطن پر قربان کی، ان کی یادگار کو بھی توڑا گیا. اب بندہ پوچھے کہ اب ان کا کیا قصور تھا؟ اس حد تک نفرت، اس حد تک آپ کی ملک دشمنی پہ آپ لوگ اتر آئے ہیں اپنے قائدین کے پیچھے لگ کر. اور اس کے بعد پھر بے شمار شہداء کی یادگاریں سے سرگودھا میں جو کچھ ہوا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے شاید کوئی دشمن بھی اس طرح ڈیمیج کرنے کا سوچ نہیں سکتا جس طریقے سے ہم لوگوں نے. اب آپ دیکھیں جن ممالک میں فورسز افواج کمزور ہوئی ہیں، جن ممالک کے اندر عوام ان کے اپنی افواج کے باہر نکلے ہیں، لیبیا کا حال دیکھ لیں، اس کے بعد پھر یمن کا دیکھ لیں، سیریا کا حال دیکھ لیں، تو شاید ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. وہ ایک ایگزامپل ترکی کی سوچ کے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ترکیہ میں اگر ریولوشن آ گیا ہے تو شاید پاکستان میں بھی آ جائے گا، لیکن وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور وہ قوم بڑی مہذب ہے. ڈائنامکس جو ہیں وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کے حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کی ایک اپنی صورتحال ہے. لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. آپ اپنے قائدین سے محبت کریں، اپنی سیاسی جماعت ہے، آپ کا حق ہے، آپ ان کو ووٹ دیں. ووٹ سے بہتر انتقام نہیں ہوتا، ووٹ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور جمہوری مہذب معاشروں میں ووٹ کے ذریعے ہی اپنے مخالفین کو جواب دیا جاتا ہے. یہ جو جلاؤ گھراؤ، یہ جنگیں ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ، دشمن ممالک کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، اس کے لیے افواج ہیں. لیکن جب آپ خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اپنے ہی اداروں پر آپ اٹیک کرتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو آپ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے گھروں کو جلاتے ہیں، تو پھر جب بھی پاکستان کی، اب جس طریقے سے ہمارے ساتھ یہ تمام تو صورتحال ہے، اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کو لے کر تماشا بنایا گیا ہے. آپ کو دیکھیں ایک ایک بات کے اوپر جو ہے ہمارے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہم ان کی لائم لائٹ میں ہیں، ہمیں وہ کوئی اچھا پازیٹیو امیج وہ ہمارا پورٹری نہیں کر رہے ہیں کہ پاکستان، ہم یہ چہرہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور پھر باہر کے لوگ پاکستان سے کیوں خوف نہ کھائیں کہ یہ دہشت گردی یہاں پر بہت زیادہ عام ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شدت پسند لوگ ہیں، انہیں پسند ہے انہیں ظلم کرنا. وہ باہر کے لوگوں کے ذہن میں یہ امیج ہم خود بنا رہے ہیں. یہ سب ایگزامپل سے اب کلمہ چوک میں کل جو ہوا ہے گزشتہ رات،
کہ کس طرح سے انہوں نے وہ جو ہے وارڈنز کے لیے جو کیبنز بنائے ہوتے تھے اس کو انہوں نے آگ لگائی اور پاس جو آئل ٹینکر تھا اس کے بعد وہ آگ لگنے کے باعث وہ آئل ٹینکر بھی پھٹ گیا ہے اور دور دور تک دھواں تھا اور اتنی دہشت اور خوف طاری ہوا تھا. اس موب کا کیا گیا ہے؟ آپ نے جو تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے یا بیچارے وارڈنز جہاں پہ جن کو شیڈ ملا ہوا تھا, آپ کیا چاہتے ہیں کہ سارا دن دھوپ میں آپ کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں آپ نے ان کی چیزوں کو آگ لگا دی ہے. آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ وہ دھوپ میں ایسے ہی کھڑے رہے. آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, اگر ٹریفک جیم ہو جائے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ یہاں کوئی وارڈن نہیں ہے, یہاں کوئی کھڑا نہیں ہے, وہ سارا دن آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے. میں تو کہتی ہوں کبھی شاید پتہ نہیں بحیثیت قوم ہم نے یہ سوچا بھی نہیں ہے, کب کسی نے گزرتے ہوئے کوئی ٹھنڈے پانی کی بوتل یا جوس بھی ان کو کبھی بھی نہیں پوچھا ہوگا. چلیں وہ چیز تو پوچھنا تو درکنار ہے, پھر ہم لوگوں کا جو اب رویہ ہے, احتجاج آپ کا حق ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کی گرفتاری غلط ہوئی ہے, یہ چیز ہم نے بھی کہا کہ جس طریقے سے ان کو پکڑ کے عمران خان صاحب کو لے کر جایا گیا وہ انتہائی تضحیک آمیز رویہ تھا, ایسے نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. لیکن احتجاج کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں, احتجاج کے بھی کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ ایک جگہ پر دھرنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور پرامن طریقے سے اگر آپ دھرنا دیں گے اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہوگا اور آپ کی آواز بھی پہنچے گی. اس طرح بجائے آپ اپنے ان کو نقصان پہنچانے کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے ان کے بچے اٹھائے جائیں گے, ان کے خلاف جو ہے مقدمے بنیں گے اور جیلیں یہ بھگتیں گے. لیڈرشپ تو ساری چھپ کے بیٹھی ہے. اور پتہ چل جائے گا پھر انہیں کہ انقلاب کیسے آتا ہے. ہمیں جانا ایک بریک پر, سٹے ود اس. تو جناب ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پاکستان کی جو صورتحال ہے, ہر جو بھی محب وطن پاکستانی ہے وہ پریشان ہے اس صورتحال کو دیکھ کر. یقیناً کسی بھی طرح سے یہ تو پاکستان کی فیور میں نہیں ہے, نہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کی فیور میں ہے, نہ کسی ادارے کی فیور میں ہے. لیکن اس صورتحال کا اب حل بھی نکالنا ہے. آخر کب تک یہ تماشا لگا رہے گا؟ تعلیمی ادارے بند ہیں, 150 سے زائد پولیس اہلکار صرف پنجاب میں زخمی ہوئے ہیں. پھر دوسری یعنی موب کے اندر بھی کتنے لوگ مارے گئے ہیں, ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں. اس تمام تو صورتحال کا فائدہ جو ہے ہمیشہ شرپسند عناصر ہی اٹھاتے ہیں. اور خدا نہ خاصا ISPR نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ ملک کو خانہ جنگی کی جانب دھکیلنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اب کل کلمہ چوک میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا زبردست سا بلاسٹ ہوا. اب یہ بلاسٹ کس چیز کا تھا, وہاں پہ ہوا کہ ایکچول ہمارے نمائندے حیدر کھرل وہاں پر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. حیدر سے ہم بات کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں آپ کو, یہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا, اتنا بڑا ایکسپلوژن ہوا. جیسے اب یہ اسکرین پہ ذرا دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ یہ پہلے تو یہ خدشات ہوئے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ, کوئی اٹیک نہ ہو, کوئی سوسائڈل اٹیک نہ ہو, کوئی دہشت گردی کی کوئی کارروائی نہ ہو, کیونکہ جتنا ٹینس ماحول بنا ہوا ہے تو اس سے ایکسپیکٹ کیا بھی جا سکتا ہے کہ کوئی ایسی تنظیمیں جو کہ پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتی ہیں وہ اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اور جب یہ ایک اور آس پاس کے علاقوں میں کتنی دہشت اور یہ مین کینال روڈ ہے, یہ سگنل فری جو کوریڈور ہے کلمہ چوک کا انڈر پاس ہے, وہاں پر مطلب فیروزپور روڈ اس طرف سے جاتا ہے, پھر ماڈل ٹاؤن کو راستہ اس طرف سے نکلتا ہے, کینال کو راستہ اس طرف سے نکلتا ہے. یہ ایک طرح سے ایک مین پوائنٹ ہے, سینٹرل پوائنٹ ہے کلمہ چوک کا, جہاں پر یہ ایکسپلوژن ہوا ہے. اور یہ ہوا تھا کنٹینر کے اندر, یس کنٹینر جس کو آگ لگائی گئی تھی. ہاں, اب آگ لگائی گئی تھی. میں تو ان کو کسی پارٹی کا یا PTI کا ورکر تو نہیں کہوں گا, میں تو ان کو شرپسند عناصر ہی کہوں گا, اور اس سے زیادہ اس کی ڈیفینیشن ہو بھی نہیں سکتی. لیکن ایکچول وہاں کی صورتحال کیا ہے, ہوا کیا, اور اس وقت وہاں کے مناظر کیا ہیں, ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. حیدر بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, اس وقت میں کلمہ چوک میں موجود ہوں, اور کل رات کو جو کنٹینر ادھر پھٹا اس کو آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو جھڑپیں ہیں وہ تو جاری ہیں کارکنان میں اور پولیس میں, اور جو کافی زیادہ نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے. رات کو کلمہ چوک پہ ایک کنٹینر لگایا گیا تھا پولیس کی جانب سے رستہ بند کرنے کے لیے, لیکن کارکنان جو ہیں PTI کے وہ ادھر پہنچے اور انہوں نے اس کنٹینر کو آگ لگائی, اور اس کے بعد جو ہے وہ کنٹینر پھٹا. آپ کو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ وہ کنٹینر ہے جس کو آگ لگائی گئی تھی. اور رات کو جب یہ کنٹینر پھٹا تو پہلے جو سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہوئی, ویڈیو وائرل ہوئی, تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے, لیکن دھماکہ نہیں ہوا تھا. یہ کنٹینر ہے اور اس کو آگ لگی, اور جو اس کی پیٹرول کی ٹینکی ہے اس میں تیل تھا, اور تیل کی وجہ سے یہ پھٹا اور اس کنٹینر کا دھماکہ. یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو ٹائر ہے ابھی بھی رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا, لیکن ابھی بھی
आग जो है वो लगी हुई है। धुआं आप देख सकते हैं कि निकल रहा है और इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। आप देख सकते हैं कि शीशे इसके जो हैं वो टूट चुके हैं और आगे वाला जो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर आपको तबाह नज़र आ रहा है, जबकि जो कंटेनर की बैक साइड है वो थोड़ी सी बेहतर है, बची हुई है। उसके जो पीछे वाले टायर हैं वो भी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो वो आग की जद से बचे हैं, वो आग की जद में नहीं आए, लेकिन जो आगे वाला हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये टायर हैं उसके पीछे, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो तबाह हो चुके हैं। और इसी तरह अगर बात करें तो जो कंटेनर की इंतज़ामिया है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप मुझे बताएं कि जब आग लगाई गई आप इधर मौजूद थे? नहीं, वो दूसरे आदमी थे इधर। आप नहीं थे? साबर किधर? आप मौजूद थे जब आग लगाई? हाँ, बिल्कुल। ये ड्राइवर हैं कंटेनर के, आपने क्या देखा? हम उधर बैठे थे, गाड़ी पुलिस वाले यहाँ लगवाई है, ठीक है, हमें कहा रास्ता बंद कर दो। हम रास्ता बंद करके उधर साइड पे बैठे थे, आवाम आई है निकल यहाँ से, ठीक है। उन्होंने पहले आकर शीशा तोड़ा है, जैसे शीशा तोड़ा है हम उधर से भागे आवाम की तरफ, ठीक है। आवाम ने डंडे उठाकर हमारी तरफ आई हैं, उधर से यानी कि पुलिस वालों ने शोले फेंके हैं। जिस तरह शोले फेंके हैं ना तो हम पीछे हो गए, हम अन्य हो गए, हमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आई, ठीक है। जो आवाम थी उनके हाथ में हमने पेट्रोल की बोतलें देखी हैं। अवाम ने, जो लोग आए पीटीआई के कारकुनान, उन्होंने आग लगाई? उन्होंने आग लगाई है, उनके हाथ में पेट्रोल की बोतलें भी थी, अच्छा, ठीक है। पेट्रोल की बोतल अंदर फेंक के ना उन्होंने आग लगाई है। तो ये फटा कैसे, धमाका कैसे हुआ? अंदर हमारी ये झुगी है, झुगी के अंदर टैंकी है डीजल वाली, कितने लीटर की है? तकरीबन 400 साढ़े 400 लीटर की टैंक। 400 लीटर की? हाँ, जब पेट्रोल 400 लीटर पेट्रोल था? पेट्रोल नहीं है, डीजल है। डीजल। हाँ, डीजल बिल्कुल टैंकी फुल थी, अच्छा, ठीक है। ऊपर वाली भी टैंकी फुल थी, नीचे वाली भी। और साथ में जो हम लोड करके आए कराची से वो कपड़ा है, मार्केट का कपड़ा है। कपड़ा बचा है? नहीं, कपड़ा भी सारा जल गया है, अच्छा, कपड़ा सारा जल गया है। गड्डी की हालत आपके सामने है। तो कपड़ा पीछे लोड था इसमें? हाँ, कंटेनर में। ये तो बचा हुआ है पीछे से। नहीं ना बचा हुआ, ये देखे सामने कैमरा आप अपना ले आए, ये नीचे से बिल्कुल सारा जलकर आग ऊपर गई है। अच्छा, ये नीचे बिल्कुल सुराख हो चुका है। कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान तकरीबन कपड़े का जो हुआ है 3.5 करोड़ का है तकरीबन, ठीक है। गाड़ी का जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ या 2 करोड़। 1.5 करोड़ का गाड़ी का नुकसान हुआ है। कपड़े का नुकसान जो है वो पूछने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएंगे, आप साथ हैं? जी साथ। तो आपका कपड़ा था? जी, हमारा। कितने का नुकसान हुआ? ये तकरीबन सर साढ़े 3 करोड़ का कपड़ा था। 3.5 करोड़ का? जी, जो जल गया है। अच्छा। और गाड़ी की जो अमाउंट है इसकी तकरीबन 1.5 करोड़ इसकी अमाउंट है। और ये पुलिस वालों ने हमारे साथ ज्यादती की है। जो पुलिस वालों ने की है कि कारकुनान? सर ट्रैफिक वार्ड वालों ने, सर हमने उनको बोला था कि ये लोड गाड़ी है ना लेके जाओ। इसके मतबादल हम आपको खाली गाड़ी देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। वो उन्होंने इधर आके गाड़ी लगाई है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है बताया जा रहा है कि इसमें कपड़ा मौजूद था, तकरीबन करोड़ों की उसकी मालियत जो है वो बताई जा रही है और वो भी जल चुका है। नीचे अगर आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ कि किधर से ये आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देखेंगे कि ये अंदर कपड़ा था इसमें और ये कपड़ा जो है वो भी चुका है और अब अंदर कुछ नहीं बचा, बिल्कुल साफ़ है और जो कपड़ा है उसका भी नुकसान हो चुका है। तो बताया ये जा रहा है कि कारकुनान आए, उनके हाथ में जो पेट्रोल की बोतलें थी उन्होंने वो फेंकी, उसके बाद जो है वो कंटेनर को आग लगी। आग लगने के बाद जो डीजल था इसमें मौजूद था। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर खरल, आप हमें कलमा चौक की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अल्लाह ही इस मुल्क के हाल पर रहम करे। हमने तो अपनी तरफ से तबाही के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें जाना है ब्रेक पर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और वही बात हम प्रोग्राम के आगाज़ से कर रहे हैं, बल्कि पिछले 3 दिनों से यही सिलसिला चल रहा है जब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मैं अब इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से अपडेट देती चलूँ कि 7 दिन के लिए तो उन्हें अब नैब के हवाले जिस्मानी रिमांड पर कर दिया गया है। और जब इमरान खान मीडिया में आए कल, जब गुफ्तगू वो कर रहे थे अंदर रूम में बैठे हुए, तो वो ऑडियो में वो ये कह रहे थे कि मुझे 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया, मुझे वॉशरूम नहीं जाने दिया गया है और मेरे साथ मकसूद चपड़ासी वाला हाल ना कर दें, मुझे जहर का इंजेक्शन ना लगा दें, इससे आहिस्ता आहिस्ता बंदा मर जाता है। ये कुछ खदशात जो वो पहले भी कहते रहे हैं
کہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب قید میں جانے کے بعد بھی وہ یہی بات کرتے رہے ہیں کہ میرے ساتھ حال برا کیا جا رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ مقصود چپراسی والا حال نہ ہو. دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کل توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اب یہ 2 کیسز ہیں, ایک تو القادر یونیورسٹی والا ہے, القادر ٹرسٹ والا ہے, اس معاملے میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے. دوسرا اب جو کیس ہے وہ توشہ خانہ کا ہے جس پہ عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. ایگزیکٹلی اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. اسی تمام تر سینیریو پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کے وقت کا. حسن صاحب کیا کہیں گے اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے, خاص طور پہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے, کیا کومنٹ کریں گے سر؟ حالات کس جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو 2-4 دن پیچھے لے کے جاؤں گا. پاکستان کے جو سرپرست ہیں, دوست ہیں, شہد سے میٹھی ہے, سمندروں سے گہری ہے, پہاڑوں سے اونچی ہے دوستی. سرپرست ہیں بیسیکلی, دوستی تو ایکولز میں ہوتی ہے. چائنا نے کہا تھا کہ ملک میں استحکام کے لیے اور افہام و تفہیم کے لیے پھر توجہ دیں. آپ کے نظر سے گزرا ہوگا یہ جو انہوں نے کیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے. اچھا, میں ویسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا, ایک ہنچ کہہ لو, سکس سینس کہہ لو, خاص طور پہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد, اٹ واز ایکسپیکٹڈ, اٹ نیور کیم ایز اے سرپرائز ٹو می. رائٹ. اب سرپرائز آنے والے دنوں میں کیا ہوگا وہ میں نہیں جانتا, لیکن بہرحال اٹ واز ایکسپیکٹڈ. It was expected, right. لیکن حسن صاحب ابھی عمران خان کی گرفتاری کے بعد کس جانب آپ ملکی حالات کو جاتا دیکھ رہے ہیں؟ جتنا انتشار پھیل رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ what is going to be happen next؟ ملکی حالات تو آپ کے پہلے کسی جانب نہیں جا رہا ہے. اچھا. گون ود دا ونڈ ٹائپ, اور بالکل ہی بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین صورتحال. آج میں پڑھ رہا تھا موڈیز وغیرہ کا کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو دیوالیہ سے کوئی طاقت نہیں ان کو بچا سکتی. آج کے اخباروں کی بات کر رہا ہوں. اور آن ٹاپ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیوالیہ ہونے سے بچ بھی گئے تو بیکار ہے. اب پوچھو وجہ کیا ہے؟ عوام تو دیوالیہ ہو چکے ہیں. عوام دیوالیہ ہو چکے ہیں. چند دن پہلے یہاں میٹس باہر کچھ ملازموں نے گاڑی کے دھونے کے بعد سکھانے کے لیے ڈالے تھے. ان کے سامنے 5-4 بندوں کے سامنے 13, 14, 15 سال کا بچہ لے کے بھاگ اٹھا. انہوں نے جا کے پکڑ لیا تو انہوں نے اس کو ایک 2 تھپڑ مارے تھے تو وہ ہمارے سامنے. اس نے کہا جی میرے بہن بھائی ہیں, انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. اب آپ حالات پوچھ رہے ہیں اس ملک کے, اس کا کوئی حال نہیں ہے اور کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اور وہ دور دور تک دکھائی بھی نہیں دے رہی, اور اس میں کوئی کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں. اقتصادیات برباد, اخلاقیات برباد, معاشرت آپ کی برباد. 6-6 مہینے کی بچیاں ماں باپ بھی ہیں تاکہ اس بچی کو بیچ کے جو باقی 2 ہیں ان کے پیٹ بھرے جا سکے. مطلب اس طرح ان کنڈیشنز میں چور چکے ہر جگہ اپنی جگہ بالکل عروج پہ, ان کا دھندا دا. تو یہ سارے کا سارا ملک. میں چند دن پہلے سوچ رہا تھا واک پہ, بچپن میں ہمارے ایک فلم آئی تھی, اس کا نام تھا بیداری. وہ چربا فلم تھی, یہ مجھے بعد میں پتہ چلا جب بالغ ہو گئے پتہ. جگرتی ایک انڈین فلم تھی, اس کا وہ چربا تھی. جگرتی اس ترجمہ یعنی فلم کا نام بھی جو ہے نا وہ بھی چربا. جگرتی کا بیداری ہی بنتا ہے. اچھا, سنتوش کمار اس کے ہیرو تھے, رتن کا اس کا وہ چائلڈ سٹار ٹائپ تھا. اس میں ایک گیت بڑا پاپولر ہوا, صحیح, یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. یہ میرے ارلی ڈیز کہہ لو آپ, اسکول ڈیز کے زمانے کی بات ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد. اس کے بعد فال آف ڈھاکہ کے بعد اس کی پیروڈی آئی, یاد احسان ہم نے قائد اعظم کا اتار دیا, باقی آدھا اتار دیں گے. اب یہ باقی آدھے والا ایپیسوڈ چل رہا ہے, اللہ کرے بچت ہو جائے.
लेकिन हमारे करतूत, हमारा देखो, व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस इज सब्र, ज़ब्त, तहम्मुल, बुर्दबारी, डिसिप्लिन, विजन, ये इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है गवर्नेंस। हम चूँकि 900 साल 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत, बुलशिट, मुसलमानों की आज पाकिस्तान में अवाम की मुसलमान अवाम। ठीक है, अच्छा हसन साहब, सर ये बताइएगा, बहुत सी क़यास आराइयाँ भी लगता है ये खदशा मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है मुस्तकबिल में, कलअदम करार दिया जाए? देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे मरती नहीं है। एक डिसएडवांटेज है पीटीआई को कि उनका कोई सक्सेसर, कोई जिसमें दम हो, ये हो, वो कोई दिखाई नहीं देता, या कोई ये हम चुके अगेन हम औतार समझते हैं इनको, लीडर्स को अपने खादम नहीं समझते। तो हम बुत परस्ती से तो निकल आए, बरसगीर के लोग जो मुसलमान हुए दलितों, मलिच्छों, शूद्रों से थोड़ा अपग्रेड होने के लिए, वो बुत परस्ती से निकल आए, उन्होंने शख्सियत परस्ती शुरू कर दी। अब इमरान की शख्सियत एक लार्जर दैन लाइफ टाइप है, वो खाता, वो कौन पूरी करेगा? मैं इनमें से तो एक बंदा उसके नज़दीक भी मुझे दिखाई नहीं देता। उसका कल को बेटा आ जाए, आई डोंट नो। तो फिर सर व्हाट डू यू थिंक कि आगे मुल्क में कोई इमरजेंसी वाली सूरत हाल निकल सकती है कि कोई मुल्क में लग जाए? ये नहीं कि ये जो आपने कहा है, पता नहीं खुदा ना खासा लगती है लग जाए इमरजेंसी। पहले इमरजेंसी नहीं है मुल्क में। लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही इस मुल्क में। ये वक्त भी गुजरा है, 20 रुपये मन आटा, 20 रुपये मन, उस पर भी है सन्नाटा। लोगों को बेगैरत और बेहिस कह रहा था हबीब जालिम, इस पर भी है सन्नाटा, चूंकि 20 रुपये मन मुश्किल था, आज 20 रुपए की रोटी है। इमरजेंसी लगती लग जाए, इमरजेंसी तो 20 लगी हुई हैं पहले ही। धड़ाधड़ लोग, धड़ाधड़ मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जिनमें आपके यहाँ के प्रोफेशनल्स भी हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये वो वगैरह। यानी अंदाज़ा लगाओ, ऐसी आज़ादी को तुमने क्या करना है कि तुम्हें अपना आज़ाद मुल्क छोड़ के जाना पड़े? क्यों? कि वहाँ के हालात ऐसे हैं या बना दिए गए हैं कि वहाँ हर दरवाज़ा उन पे बंद है। जिन लोगों के लिए बना था वो अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन भी बहुत करप्ट है, लेकिन उसमें इतनी गैरत जरूर है। अच्छा हसन साहब, सर सवाल मेरा ये है आपसे, सर जिस तरीके से एक साबिक वज़ीर आज़म को और इमरान खान साहब जो कि एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं, मकबूल पार्टी है मुल्क की, उनको लेकर गए, उनको कॉलर से पकड़ कर जिस तरीके से उनको यानी कि गाड़ी में बिठाया गया, तो सर ये रवैया मुनासिब था? आपको भी पता है, सवाल पूछने से पहले आप माशाल्लाह एक ज़हीन नौजवान हो, आप अमी मिर्च मसाले की तलाश में, आपको भी पता है कि ये मुनासिब था? बिल्कुल नहीं। बट दिस इज व्हाट यू आर। अच्छा, वो व्हील चेयर पे था, इतनी कटसी करते कि जी चलो व्हील चेयर घसीट के ले जाते हैं, उसको चला के ले जाना है, गिरबान से पकड़ना है, तो फलाना। ये दिस इज आवर नेशनल कैरेक्टर। कोई ग्रेस नहीं है। मैं हंसता हूँ बाज़ औक़ात, मुझे बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट्स मिलने आते हैं, उनमें से कोई 40-50-60% ये कहते हैं कि जी बस 5-4 साल रह गए रिटायरमेंट में, फिर हमें किसने पूछना है। और मैं दिल में सोचता हूँ, इस बेगैरत को पता भी है, फिर भी ये इसके अंदर सिला रहमी नहीं है, ये लोगों से शफकत नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता। अदरवाइज़ कितने भी हरामज़ादा हो तो 100 में से कोई 20-25% तो निकल ही आते हैं जो एहसान फरामोश नहीं होती। लेकिन नहीं, पता है क्या होना है, ऐसे 7वें आसमान पे पहुंचे होते हैं जब इक़्तिदार में होते हैं, उसके बाद औकात ही कोई नहीं होती। जो कुत्ता बिल्ला उठता है वो गालियां दे रहा होता है, कुछ नहीं करने जोगे होते, लेकिन ह्यूमिलेट करते हैं ना सर। एब्सोल्युटली, बात तो आपकी ठीक है, बट आगे 14 मई को कहा जा रहा था कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा ड्रामा हो गया है। अब आगे मुस्तकबिल करीब में कोई इलेक्शंस के तासुरात कोई नज़र आ रहे हैं आपको? यार मैं आपको एक मिसरा सुनाता हूँ। जी जी। मिल भी गया तो फिर क्या होगा, मुनीर न्याजी साहब का है। उस जैसा शायर पूरी उर्दू की तारीख में नहीं है। मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं, वाह। फूल भी खिलते देखे हैं, जा अपनी हसरतों पे
ये इलेक्शन आप माशाल्लाह यंग हो, अभी आपको कोई ठोकरें नहीं पड़ी हैं, आपने मुल्क टूटते नहीं देखा, अल्लाह करे कभी देखो भी ना, लेकिन पहले नहीं इलेक्शन हुए उन्होंने कौन सा पीपल का दरख्त उखाड़ लिया, बद से बदतर है, मुल्क गिर भी पड़ा है, लोगों के पास खाने को नहीं है, आटा, यानी अंदाज़ा लगाओ 75 साल इस आज़ादी का मातम ही करने को दिल करता है कि इशू क्या है इस मुल्क का, आज इशू क्या है, आटा। खुदा का खौफ करो, यानी बेगैरती की आखिरी इंतहा। ये फूड बास्केट इस खिते का, ये पंजाब है, आटा, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है, ना कोई सर पैर है, वो एक अजीब, ये मुल्क नहीं है, मंडी है, किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है, जो तगड़ा है उसने डंडा पकड़ा होता है। मैं अगला शेर सुनाऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खैर नहीं तो जो तगड़ा है वो डंडा, जो गरीब है, माड़ा है, कमज़ोर है, वो छाबड़ी छुबड़ी में बैठा है, वो डंडी मारता है, वो डंडा मार नहीं सकता। वो अच्छा हसन साहब, सर ये बताइए, खान साहब की गिरफ्तारी अलकादी ट्रस्ट केस के उसमें लाई गई और उसके बाद अब दूसरे केसेस भी बन रहे हैं, तोशा खाना का केस भी बना। सर आप समझते हैं कि खान साहब को जिस केस में गिरफ्तार किया गया है उन पर करप्शन, मुबैना तौर पर करप्शन साबित हो सकती है, उनको सज़ा मिल सकती है? ये मुल्क नहीं है, ये मैंने कहा नहीं, ये मुल्क नहीं है, मंडी है। मंडी का भाव ऊपर नीचे होता रहता है, यहाँ कोई समझ नहीं आती क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मैं पहले कर चुका हूँ घड़ियों के हवाले से। इमरान एक वाइट बेडशीट की तरह है, उसको बहुत एहतियात करनी चाहिए थी और वक्त मौका दे तो आइंदा। वाइट बेडशीट पे एक ड्रॉप अगर काली स्याही का गिर जाए, प्रोमिनेंट होता है वो, प्रोमिनेंट नहीं, वो बाकी वाइट बेडशीट नजर ही नहीं आनी, उधर ही जाएगी नजर। ये हैं गंदी गलीज काली मैली कुचैली गलीज चादरें, इनका नहीं पता लगता। अब ये क्या, मुझे नहीं समझ आ रही है क्या है, होता है नहीं होता है, असलियत क्या है मैं नहीं जानता, बट रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी। बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है जब आप एक ख़ास पोजीशन में, ख़ास इमेज, उसकी वजह है इमेज रातों रात नहीं बनते, टूटते रातों रात ही हैं। किसी कुत्ते की ज़रूरत है वो कहे कि कभी किसी हुकूमत से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, घास नहीं डाली किसी को, वो चाहे मोहतरमा के बाप के लिए मैंने जेलें काटी थी, उनको भी नहीं, नेवर। ये सारे जितने भी हैं नेवर बॉदर्ड। इमरान को उसकी ख्वाहिश के अलावा मैं नहीं मिला कभी। मुझे लोग कहते हैं ये बात करो, मैंने कहा मैंने ठेका लिया हुआ, ख़त्म। पहला आदमी पाकिस्तान में, अभी 1 साल शायद पूरा नहीं हुआ था, ये 13वां महीना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब आपके वक्त का। और हसन साहब की एक अपना अंदाज़े बयां है, उनका अपना एक तरीक़ा कार है बात करने का, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस खान साहब ने, हसन साहब ने कहा कि इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ये जो अब का जो चीज़ें चल रही हैं इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकेगी, ये जो इस वक्त डैमेज हो रहा है मज़ीद उसका मुल्क मुकम्मिल नहीं हो सकता है। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद की पैदा होने वाली की सूरत हाल पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम के स्टार्ट से ही, और आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से भी कुछ रद्द अमल सामने आ रहा है। वो लोग भी अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी पर लोगों में गुस्सा तो पाया जाता है ना, क्योंकि वो इमरान खान को अपना लीडर समझते हैं। ऐसे जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे, ऐसे ही जब नून लीग के जो हल्का अहबाब में थे, जो वहाँ पर उनके जो ऑफिस बने हुए थे, सब ऑफिस बैरून मुल्क, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी पार्टी के हक में जो है वो इस तरह से बात करते थे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो आवाज़ है वो बनने के लिए, और वहाँ पर क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रिएक्शन है। यूएसए से हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद है, अमेरिकन सहाफ़ी मौजूद है, फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, उनमें खुशामदीद कहते हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग।
बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी, तो ये बताइए कि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के क्या जज्बात हैं, क्या कहते हैं वो इमरान खान की गिरफ्तारी पर? थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा जो इस वक्त उनका मेन कंसर्न जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान है जी। अब वो जब मेलोड्रामेटिक सिचुएशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको जलता देखते हैं तो उनके दिल इसी तरह जलते हैं। यहाँ इमरान खान की गिरफ्तारी पे वाशिंगटन डीसी में एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के सामने और टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में कल एक एहतजाज भी हुआ और बहुत पुरअमन एहतजाज था। उसमें हमने एक जो तब्दीली देखी कि शहबाज गिल उसकी क़यादत कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि आप पुरअमन रहें, पाकिस्तान में भी पुरअमन रहें। हमने मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी आरा भी पूछी और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मनफी मुहिम है उसको उन्होंने उसी जलसे में वो कंडेम कर रहे थे जहां वो एहतजाज के लिए आए थे। और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो शहबाज गिल ने की है, उसमें भी वो बिल्कुल एक डिफरेंट करैक्टर नज़र आए। वो इस तरह लग रहा था कि जिस तरह उनका माइंड भी चेंज हो चुका है, तो वो इसी तरह एक पुरअमन एहतजाज की बातें कर रहे थे और वो भी इस्तेहकाम की बात कर रहे थे। तो अच्छा ये बताइएगा फारूक मिर्ज़ा कि यहाँ पर तो हमने देखा है कि जिस तरह से जलाओ घेराव कर दिया गया, अपनी ही प्रॉपर्टी को, अपनी प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाया गया, वहाँ पर भी तो लोगों ने एहतजाज किया ना। क्या पुरअमन था और क्या कहा गया उन लोगों की जानिब से, क्या पैगाम दिया गया है इन तमाम शरपसंद लोगों को जो कि ये हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान में? देखें जी, पीटीआई के सबसे बड़ा एहतजाज पीटीआई का था जिसमें 400-500 लोग इकट्ठे हुए। उनमें मुतअद्दिद लोग जो हैं वो इस गिराव जलाओ और जिस तरीके से ये सीन देख रहे थे उन्होंने उसकी बिल्कुल उसको कंडेम किया वाज़ेह अंदाज में। हमने उसको डॉक्यूमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि इसलिए हम इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए थे और इस पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए थे और उसके हमने विजन को देखा था, इसीलिए हमने इन्वेस्टमेंट भी की और हमने अपना टाइम भी दिया। हालांकि यहाँ जो लीडरशिप है न्यूयॉर्क में वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और वो लोग जो एक मनफी सोच रखते थे या वो अदारों और अफवाज के ख़िलाफ़ बातें करते थे, वो भी अब शर्मिंदा नज़र आते हैं जब उन्होंने ये रूप देखा, जब उन्होंने देखा कि GHQ पे हमला हुआ। और वो एक बहुत ही बड़ा एक सानिया है, एक एंटी स्टेट माइंड सेट, एक एक्टिविटी है। इसी तरह कोर कमांडर का घर था जो उसमें नवादरात और कीमती चीज़ें जिस तरह वो लूट रहे थे, और वो उसके साथ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। कायद आज़म उनकी ये रिहाइश गाह थी और उनसे ये मुंसलिक प्रॉपर्टी थी, उसमें लोग बल्कि ख़वातीन तो इस तरह रो के इजहार कर रही थी कि ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। तो ये पाकिस्तानी अमेरिकन या कैनेडियन या कोई भी किसी भी मुल्क में रहते हैं वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक अमन हो, मुल्क के अंदर तरक्की हो ताकि उनके लव वन प्यारे वो मीठी नींद सो सके। अच्छा फारूक मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा, वहाँ की सहाफ़त को भी बड़े करीब से देख रहे हैं, वहाँ की सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो सियासी अनारकी आपके सामने है, जिस तरीके से इदारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, एक अनारकी और खुदा न खासा खाना जंगी की जानिब मुल्क को धकेला जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा बड़ी तशवीश का इजहार करते हैं और बेशक वो बाहर चले गए हैं लेकिन फिर भी उनकी तवज्जो, उनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान में रहती हैं। तो वो इस सारी सिचुएशन को किस तरह देख के इजहार कर रहे हैं अपना? देखें जी, 2 बातें हैं। एक तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट है पाकिस्तानी डायस्पोरा, यहाँ ख़वातीन, मर्द, बच्चे, नौजवान, और वो दुआएं कर रहे हैं, मसाजिद के अंदर भी दुआएं कर रहे हैं और आपस कॉर्नर मीटिंग्स में भी उनको ये फ़िक्र है कि इस पाकिस्तान को कुछ हो ना जाए या टूट ना जाए। लेकिन इसके साथ साथ यही पार्टी जो है वो मुख्तलिफ सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, इस तरह शहबाज गिल आया हुआ है, वो मुख्तलिफ एक और जो पार्टी है वो जो गलत फैक्ट्स हैं पाकिस्तान के बारे में, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस बनाना चाहते हैं और वो
कांग्रेस मैन और सेनेटर्स को जाके प्रोवोक कर रहे हैं। और इसी तरह जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक करारदाद भी एक चंद माह पहले वो डाली गई यूएस कांग्रेस में, उसके पीछे भी यही एलिमेंट थे कि वो पीटीआई का एक ग्रुप है जो उस लेवल पे जो यूएस पॉलिटिक्स में फेक फैक्ट्स जो हैं और जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है या जो हमारी 1971 की वार में जो बांग्लादेश में जो सीन हुआ उसके सिलसिले में वो मिलाइन करना चाहते थे कि 1971 की वार में 2 मिलियन बंगालीज का कत्लेआम हुआ। तो ये करारदाद जो है ये पाकिस्तानी डायस्पोरा की कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह ये किल हो चुकी है। अच्छा। इसी तरह अब ये एक नई करारदाद जो है लाना चाहते हैं। इसमें इमरान खान के बहुत ही करीबी साथी हैं जिन्होंने मोर्चा यहाँ डाला हुआ है, जिसमें जिस तरह शहबाज गिल है, डॉक्टर आसिफ हैं, एक ताहिर, ये जो पाकिस्तानी अमेरिकन कॉकस है उसके अंदर वो लोग जो उनके अपने अपने इलाकों में जो सेनेटर्स और कांग्रेसमैन हैं उनको बल्कि वाज़े तौर पे ये फेक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दे के मुख्तलिफ तंजीमों को इन्वॉल्व करके वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये करारदाद लाना चाहते हैं ताकि पाबंदियाँ लगाई जाएँ। फीड कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने जो इमरान खान का जो स्टैंड था, ये पार्टी का स्टैंड था, उसको उन्होंने टोटली रिजेक्ट किया है। उन्होंने यहाँ तक कि यहाँ जो लंदन में जो वहाँ से रिस्पांस आया है, यहाँ अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। और दूसरा जो एक साइफर स्टोरी थी उससे जो अमेरिकन एक पॉलिटिकल पूरा जो सिस्टम है वो अपसेट था। यहाँ तक कि पीटीआई के कुछ लोगों ने डोनाल्ड लो जो साउथ एशियन अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका स्टेट डिपार्टमेंट में होता है, उसके स्केड्यूल को देख के उसको चेज करके जहाँ वो तकरीब कर रहे थे वहाँ भी जाके उनका घेराव करके वहाँ एहतजाज किया गया। तो वो यहाँ जो साइफर स्टोरी थी उससे अमेरिकन झंडे जलाए गए लाहौर में, आपने देखा मॉल रोड पे। तो हालांकि ये एक बहुत ही एक मनफी अमल था, उससे अमेरिकन इंटरेस्ट को बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान अमेरिकन के जो हमारा जो ताल्लुकात थे वो बहुत मुतासर हुए। तो वो कितना भी ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनको इमरान खान के माइंडसेट का या उनकी पार्टी के माइंडसेट का उनको बिल्कुल पता है। बल्कि आज शहबाज गिल ने, मैंने उनसे ज़ाती तौर पर पूछा कि भाई आप अमेरिकन और आप सिटीज़न हैं और परमानेंट रेजिडेंट हैं, आप एक फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी को उसके लिए कंपेन कर रहे हैं, आपके पास तो जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें आप लिस्टेड ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे अगर यहाँ कोई कंप्लेंट कर दे और आपको 2 साल के लिए अंदर कर दें और $10,000 जुर्माना हो जाए। तो वो कोई जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि मैं अप्लाई करूँगा, आई एम नॉट लिस्टेड। तो ये यहाँ तक कि यहाँ के लॉज बहुत सख्त हैं। जो अभी जो पीटीआई ने इससे पहले भी चंद माह पहले जो जुलूस जलसे निकाले थे, उससे जो पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा है उसको एक वायलेंट क्राउड के तौर पे यहाँ रिपोर्ट हुआ है। जिस तरह पाकिस्तानी हमारा जो कॉन्सुलेट है न्यूयॉर्क में, वहाँ पीटीआई के एक वर्कर ने दूसरे पे हमला कर दिया और ये पहली दफ़ा वायलेंस जो है ये रिपोर्ट हुई। इसी तरह वाशिंगटन डीसी में क्राउड में कैमरे छीने गए। तो यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी है, दे आर वेरी नर्वस व्हेन ये लोग आते हैं। जिस तरह टाइम स्क्वायर में सिर्फ 60 लोगों की इजाज़त थी आने की, तो वहाँ 300-400 लोग आ गए। तो वहाँ एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी एक ब्रीच भी हो गया। तो इस तरह जो शायद आइंदा डाउन द रोड पाकिस्तानियों को प्रोटेस्ट करने के लिए इस तरीके से इजाज़त भी ना मिले। राइट। ये जी ठीक है, आगे आने शायद पाकिस्तानियों को इजाज़त भी ना मिले जो वहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। न्यूयॉर्क से फारूक मिर्ज़ा हमें तफसीलात बता रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन है और किस तरह से वो इमरान खान की सारी गिरफ्तारी को वो देख रहे हैं। हमें नाज़रीन एक ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाजरीन, हम हमेशा से सहाफ़त के हवाले से ये कहा जाता है कि लोग समझते हैं कि शायद सहाफ़त करना बहुत आसान है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की अगर बात की जाए, मर्दों के लिए तो चलें फिर इतनी मुश्किलात नहीं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए सहाफ़त करना इतना आसान नहीं रहा है, ख़ास तौर पे जब आप ऑन ग्राउंड फील्ड में होते हैं। फील्ड में सहाफ़त फिर ख़वातीन को बाद दफ़ा हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो सहाफ़ी हैं, जो उनका ही मौक़िफ़ आवाम के सामने, आवाम का ही मौक़िफ़ या उनका अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखते हैं, उसकी आवाज़ बनते हैं, कम से कम उनकी इज्जत और आबरू का तो ख्याल कर लिया जाए। ये सिर्फ लीडर्स पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती। मैंने बहुत अरसा फील्ड रिपोर्टिंग की है। जो आवाम है ना, जो आप, मैं, आम आवाम लोग हैं, हम लोग, हमें एक दूसरे से डीलिंग का तरीका कार नहीं पता है। हम एक दूसरे की ना तज़हीक करके, बदतमीज़ी करके हम समझते हैं कि हमने बड़ा कोई नेक काम कर दिया और उस पर फड़े मारे होते हैं। स्पेशली ये जो यंग बॉयज़ है ना, जो एक झुंड बनकर आता है। जब आप किसी से महंगाई पर कितने आप जाएं, या अक्सर कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है या किसी का कोई जलसा होता है, तो फील्ड रिपोर्टिंग के लिए जहाँ पर मेल रिपोर्टर्स जाते हैं, वहाँ पर फीमेल रिपोर्टर्स को भी उतारा जाता है कि आप अपना मौक़िफ़ बताएं। तो लड़के ना ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं किसी फीमेल रिपोर्टर को देखकर, शौकियाँ मारते मारते बड़ी बदतमीज़ी कर देते हैं, और मतलब बड़ा बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। ये मुआशरती अलमिया तो है, लेकिन जब फिर आपका अपना लीडर, जब वो ख़वातीन के बारे में ऐसी बातें करें कि ख़वातीन जब जलसे में आएंगी उनके साथ ये कुछ तो होगा, तो फिर वो नीचे तक ट्रांसफॉर्म होती हैं चीज़ें। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के हवाले से हमने देखा है। पहले हमारे वो जियो की रिपोर्टर थी, एंकर थी सना मिर्ज़ा, जिस तरीके से उनके ऊपर हुटिंग की गई, पानी की बोतल्स उनको फेंकी गई। अच्छा, इसके ऊपर सितम बालाए सितम या शर्म का मकाम ये है कि जब इनकी पार्टी लीडरशिप से बात की जाती है तो वो बजाय कंडेम करने के ना, तो वो आगे से पूछते हैं अच्छा वो जियो की थी ना इसलिए हुआ है। मतलब ये क्या जवाब है? आपके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि अगर आपका कोई, आपका जिस नुक्ता नज़र, अगर वो आपकी पॉलिसी को, आपकी लाइन को लेके वो चैनल नहीं चल रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको दुश्मन बना दें और फिर लोग उसकी जान ख़तरे में डालें। तो ये वजाहतें अगर मगर इफ़ एंड बट्स के साथ मजम्मत भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही वाक़या यहाँ पर हुआ जब खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, पीटीआई के वर्कर्स निकले, तो हमारे साथ अरूसा खान मौजूद हैं जो कि एंकर हैं, निजी चैनल से मुंसलिक हैं। उनके साथ भी इस तरह का बदतमीज़ी का वाक़या हुआ। वो वाक़या क्या हुआ उनकी ज़बानी ही जानते हैं। अरूसा हमारे साथ मौजूद हैं। अरूसा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये बताएं कि क्या हुआ? हमने देखा वो जो वीडियो आई उस पर आपके साथ जिस तरह हुटिंग हो रही थी, क्या ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना इश्तियाल में आ गए और फिर आपको वहाँ से मजबूरन जाना पड़ा, अपनी जान बचा के आपको वहाँ से निकलना पड़ा? असल में मसला पता है क्या है, जो पीटीआई की जमात है ना, पीटीआई की जमात और पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, वो सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं, उन सहाफ़ियों को पसंद करते हैं जो सिर्फ उनके लिए अच्छा बोलते हैं। जो उनके लिए अच्छा नहीं बोलते या उनकी पॉलिसी से थोड़ा सा भी इख्तलाफ करते हैं ना, उनको लगता है कि शायद ये लिफाफा है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम लोग अगर पीटीआई की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग पीडीएम या बाकी जमातों की पॉलिसी से भी इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि सहाफ़ी बाइस्ड नहीं होता है। सहाफ़ी का काम खबर देना होता है। मेरे कुछ वीलॉग्स थे जिसमें मैं अक्सर जो पीटीआई की कुछ चीज़ें जो पसंद नहीं होती हैं या उनसे इख्तलाफ होता है, तो आप उस पर इख्तलाफ करते हो, आप बात करते हो। मुझे नहीं पता था, मैं पाकिस्तान में भी नहीं थी। कि मैं जब लैंड हुई हूँ तो मुझे एयरपोर्ट पे ही कॉल आ गई कि इस तरह से आप चले जाएं कोर कमांडर हाउस। मैं गई हूँ वहाँ पे और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं गई हूँ और वहाँ पे कुछ लोग थे, नौजवान थे बिल्कुल, कोई 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप था। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि ये अरूसा खान है डेली पाकिस्तान से, जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और इस तरह भौंकती हैं। मतलब ये वो वर्ड्स हाँ, ये वो वर्ड्स से अगर आप वीडियो देखें जो कि डेली पाकिस्तान पे है भी, उसमें बीप्स लगाई गई हैं प्रॉपर। और इस हद तक मतलब हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं गालियाँ दी जाती हैं, नीचे बदतमीज़ी का मुजाहरा किया जाता है, तो वो चलो हम लोग देखते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी जो कि एक परवान चढ़ी है नस्ल, वो ऐसी ही चढ़ी। मैं पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम जब मैंने पीटीआई के लोगों को इस तरह अपने सामने देखा और उनकी आंखों में ऐसे खून था, और एक बुज़ुर्ग थे, उनके हाथ में एक काफ़ी बड़ा सारा एक स्टिक और एक डंडा टाइप था, और आया, ये वही है ना जो इमरान खान के खिलाफ बोलती है। वो इतना भी टॉलरेट नहीं कर इस हद तक। और मेरे साथ कैमरा मैन था, तो उन्होंने कहा नहीं वो आगे चली गई हैं। मतलब इस तरह मैंने ख़ुद को सेव किया। उसके बाद पथराव शुरू हो गया, मुझे पत्थर लगा, मेरे कैमरामैन को पत्थर लगा, फिर हमारे एक और एंकर थे साथ, एक और कैमरामैन थे। जब वो सेफ्टी के लिए आए तो उनको मारे गए डंडे।
फिर एक और अच्छा, ये जब आप आए, आपको देखते ही आप कह रहे थे वहाँ पर क्या काफी ज्यादा लोग खड़े थे या आपको देख के वोटिंग करते? कमांडर हाउस को आग लगाई गई थी, प्रॉपर तौर पर आग चल रही थी और मैं अंदर जा रही थी, कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके मैं दिखाना चाह रही थी। इससे पहले कि मैं अंदर जाती मुझे उसके गेट पे ही उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया और मैं इग्नोर करके मैं चुप करके आगे जा रही हूँ। और मैंने कैमरामैन से कहा, क्योंकि 2 कैमरामैन थे, एक कैमरामैन पीछे था और उसने कैमरा ऑन किया हुआ था जो कि रिकॉर्ड हो गया। एक कैमरामैन मेरी सेफ्टी के लिए साथ था, लेकिन वो बाकायदा पीछा कर रहे हैं और पीछे से हुटिंग करते हुए आ रहे हैं। प्रॉपर ग्रुप था और ऐसी गलीज गालियाँ थी कि मैं साइड्स पे देख भी नहीं पा रही थी कि शायद कि कितने लोग हैं, कौन है, क्या नहीं है। इस हद तक समझ भी नहीं आता, नहीं आ रहा था। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद कुछ सहाफ़ी थे वहाँ पे, उन्होंने आके जब रेस्क्यू किया तो फिर मुझे थोड़ा सा सुकून आया कि चलो कोई लोग तो हैं जो सेफ्टी के लिए आए हैं। फिर हिसार बनाया गया और उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा कि कुछ सहाफ़ी आ गए हैं रेस्क्यू करने के लिए, फिर उन्होंने धावा बोला ऊपर बाकायदा तौर पर आके, और तब उन्होंने वो पथराव फिर भी धावा बोला, फिर भी बोल दिया। और एंड तक मैं वहाँ से कवरेज छोड़ के निकली और वो लोग एंड तक आए। आगे एक चौक था, उस चौक तक आए हैं और फिर मैंने एक अंधेरा था और मैंने झाड़ियों की ओर में जाके, झाड़ियों के पीछे जाके मैं और कैमरामैन हम लोग बैठे हैं। फिर गाड़ी आई और ये छुपे हैं और फिर छुपे हैं हम लोग, बाकायदा अंधेरा था प्रॉपर। ये वाली सिचुएशन मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देखना चाहिए। पीटीआई के साथ भी ये मामला है, जबकि पीएमएलएन दूसरी पार्टीज़ के साथ भी है, लेकिन मेरा ख्याल है उनमें शायद इस तरह ना हो। फिर भी है मैं फिर बाकायदा तौर पर जब वो वीडियो चली, कुछ पीटीआई के लोगों ने जो कि कारकुन थे और पीटीआई की क़यादत थी, उन्होंने राब्ता किया कि आप सेफ़ हैं। तो मैंने आगे से कहा कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग कवरेज नहीं देते, तो क्या हम लोग इसलिए कवरेज, इस वजह से कवरेज नहीं देते कि आप लोगों के जो कारकुन हैं वो बदतमीज़ी करते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ। तो उन्होंने आगे से कहा कि अच्छा, उन्होंने इस चीज़ को नहीं किया कि अच्छा हमारे कारकुनों ने बदतमीज़ी किया, उन्होंने आगे से कहा हाँ तो हमारे भी तो लोगों जो है ना वो ज़ख्मी हुए हैं, तो क्या अब हम सबको ये बैठ के सिखाते रहे कि हमने तमीज़ सिखानी है, अब हम सबको बैठ के तमीज़ सिखाते रहे। मतलब यही रवैया है। अच्छा, ये रवैया था पीटीआई के लिए इसलिए भी अलार्मिंग चीज़ है कि नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो एक्टिव रोल प्ले करती हैं। तो इनको तो इस चीज़ को ज़्यादा मेक श्योर करना चाहिए कि ख़वातीन को किसी किस्म का, चाहे वो खातून सहाफ़ी हो या आपकी ख़वातीन वर्कर हो, इवन कि हमने ये देखा है कि इनकी जो लीडरशिप है, जो ख़वातीन इनकी लीडर्स हैं, उनको भी बाज़ दफ़ा इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह इन्हीं मसाइल का करना पड़ता है। अब इनके खान साहब तो ये भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है जी, ख़वातीन के साथ अगर जलसों में बदतमीज़ी होती है तो वो ना जाया करें। उनकी अच्छा वही वाली चीज़ बजाय इसकी वजाहत देने के या बजाय इसकी मजम्मत करने के, वो कहते हैं हाँ, मतलब अगर इमरान खान के ये इतने ट्रू फॉलोअर्स हैं और ये इतना मर मिटने को तैयार हैं, तो मुझे हैरानगी ये होती है कि फिर इमरान खान इनकी ज़हनी तौर पर परवरिश करें, ताकि अगर ये इतना इमरान खान को मानते हैं ना, फिर इमरान खान इन्हें अच्छी चीज़ें बताएं। मेरे ख्याल से खान साहब ने शऊर नहीं दिया, खान साहब ने नफरत दी है अपने फॉलोअर्स को। अगर शऊर दिया होता तो अब जो मुल्क के हालात हो रहे हैं ये इस तरह से ना होते। मुझसे जवाब वहाँ पे मांग रहे थे, जी आप खिलाफ बोलती हैं तो हमें जवाब दें। मतलब आप मुझसे जवाब मांग रहे हो और जिस तरीके से आप मुझे गालियाँ दे के और बदतमीज़ी करके आप लोग मुझसे जवाब मांग रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस बदतमीज़ी के बाद मैं जवाब भी दूँ आप लोगों को। अरुज़ा, कितने तकरीबन लोग थे, क्योंकि वो नारेबाजी ऐसे कर रहे थे, जब एक लड़के ने कहा है आप सबसे सवाल पूछती हैं, हम आपसे जवाब नहीं पूछ सकते, अब आप सवाल का जवाब दें, और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा शोर मचा एकदम से हद तक वो पीछे से गालियाँ दी गई। मतलब मैं वो गालियाँ भी नहीं बोल सकती कि जो गालियाँ दी गई, और वो शोर इस हद तक था कि उनको मैं जवाब देने का वो मुझे मोहलत ही नहीं दे रहे थे कि मैं उनको कुछ बता सकूं। मैंने सिर्फ उनसे, फिर जब उन्होंने ज़्यादा बदतमीज़ी की, फिर मैंने उनसे कहा कि मैं क्यों जवाब दूं आप लोगों को। एक तो आप लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे गलीज़ गालियाँ दे रहे हैं, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, आप लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है। फिर अगर इसी बात पे हम लोग आते हैं तो ये क्रेडिबिलिटी है कि खातून अगर सहाफ़त के लिए आई है, अपना काम करने के लिए आया है, तो आप लोग उसे हरासा कर रहे हैं। आप लोग मुझे मेरे कपड़ों पे तनकीद कर रहे हैं कि आप जो है वो इस तरह के कपड़े पहनती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो मतलब ये एक चीज़ तो नहीं है ना कि खातून, हर सहाफ़ी की अपनी एक राय होती है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर वो कोई अपनी राय दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो वर्क फील्ड के लिए, बाहर काम के लिए फील्ड में जाए तो आप लोग उसे हरासा करें या आप लोग उससे गलीज़ गालियों से। अच्छा, उसके बाद ये तो आपने बोला कि पीटीआई की तरफ से ये रिएक्शन आया, आपने कोई एफआईआर वगैरह? मैंने करवा दी है, मैंने कल रात सरवर थाने में जाके जो है वो एफआईआर करवाई है, और उसमें वो लोग नाम, उसमें से जो मेन था, जो मुझसे सवाल
जवाब मांग रहा था, उसकी शनाख्त हो गई है। और मेरे ख्याल से कि पहले भी ये होता है ख़ातून सहाफ़ियों के साथ, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, कोई ख़ातून सहाफ़ियों की तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। अगर ये एक्शंस इस तरह के पहले लिए जाते तो शायद आज हम लोग ये चीज़ फेस ना कर पा रहे होते। और मेरे ख्याल से कि आज अगर मैंने लिया है तो फ्यूचर में ख़ातून सहाफ़ियों को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। किसी लीडरशिप ने आपसे रब्ता किया या इस चीज़ के मेन लीडरशिप में से तो नहीं रब्ता किया, लेकिन जो नीचे की क़यादत थी उनमें से कुछ लोगों ने रब्ता किया, लेकिन आगे से वही फिर जवाब आया। हाँ, नून लीग की क़यादत की तरफ से रब्ता किया गया था, मजम्मत भी की कि नहीं होना चाहिए, हालांकि हम लोग उनके जल्द से भी कवर किया। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि ये अच्छी चीज़ है अगर उन्होंने मजम्मत की है, लेकिन ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हर चीज़ पे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती हैं, पॉइंट स्कोरिंग करती हैं। नून लीग की चीज़ों में भी अक्सर ऐसा होता है, उनके जलसों में भी ऐसे मामलात के। इसमें मेरा ख्याल है कि सहाफ़ियों को भी, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, उसको भी कोई SOPs बनाने चाहिए कि कम से कम अगर कोई ऐसा वाक़या होता है, सहाफ़ी बरादरी साथ खड़ी हो, उनके लीडर्स को ये पैगाम दिया जाए कि मेक श्योर करें इनकी सिक्योरिटी को, इनकी अपीयरेंस को। यहाँ पे मैं एक चीज़ और रिपीट करूँगी कि PTI के जो सहाफ़ी हैं, अब तो वो हम कह ही नहीं सकते ना कि कोई एक सहाफ़ी है, अब तो ग्रुप्स बन गए हैं ना, कोई PTI का सहाफ़ी है और कोई सहाफ़ी से ज़्यादा स्पोक्सपर्सन तो ज़्यादा मैं लगते हैं। आपको ये बता दूं कि PTI के जो हामी सहाफ़ी है ना, उनकी तरफ से किसी एक सहाफ़ी की भी मुझे कोई कॉल नहीं आई, किसी एक सहाफ़ी ने मजम्मत नहीं कही। किस बड़ी फॉरम्स बने हुए हैं ना PTI सहाफ़ियों के, जो यूट्यूबर्स हैं या बाकी यूनियंस हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे। हाँ, हमारे कुछ दोस्त हैं, फ़ारूक हैं, जैसे फ़ारूक शहबाज हो गए, इसी तरह एक दो और दोस्त हैं जो कि न्यूट्रल कह लें या कुछ हद तक PTI के उनको पॉलिसी से इख्तलाफ है या उनकी तरफ से किया गया। लेकिन मैं इस बात पे बड़ी हैरान थी कि जितने भी PTI के हामी सहाफ़ी थे, उनमें से किसी एक सहाफ़ी की कॉल या कोई मजम्मती बयान या कोई पोस्ट या कोई ट्वीट कुछ भी नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं कि हम किन सहाफ़ती ये रवैया है। हमारी सहाफ़त जो है वो भी इतनी डिवाइडेड हो चुकी है कि बजाय कि आप देखें कि किसी सहाफ़ी के साथ गलत हुआ है तो उसमें वो भी ये देखते हैं कि अगर हमारी जो जिस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं, अगर उसके हुआ है तो वो वहाँ पे खामोश रहते हैं। अच्छा, अरूसा के साथ हुआ कि एक्चुअल किस तरीके से वहाँ पर होटिंग की गई? उसके बाद जब मैं कोर कमांडर हाउस के पास पहुँची हूँ तो उसके अंदर जब मैं एंटर होने लगी हूँ तो वहाँ पे पीछे से एक लड़के ने वही जो वो फुटेज, ये फुटेज है, ये अगर आप लूप में दिखाइएगा बुखारी साहब, अगर ये दिखा सकते हैं ज़रा फुल स्क्रीन में, फुल स्क्रीन पे दिखाइएगा। अच्छा, आपने उनसे बात क्या की है, उनसे पूछा क्या आपने? मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, मैं कोर कमांड के अंदर जा रही थी वो दिखाने के लिए कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है या अंदर की जो सिचुएशन है। इससे पहले कि मैं अंदर जाती, उन्होंने मुझे वहीं पे ही कर लिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे रिपोर्टिंग नहीं करने दी, उन्होंने मुझे कवरेज नहीं करने दी, और उन्होंने कहा कि डेली पाकिस्तान एक जो है वो इदारे का नाम लेके ये बहैसियत सहाफ़ी बरादरी अरूसा हम सब आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो कोई भी है, मेल है या फीमेल है। जो रवैया अपनाया जाता है बाहर आम लोगों की जानिब से, आवाम की जानिब से, वो सरासर गलत है और उसे कंडेम करना भी चाहिए है। आपसे नाज़रीन कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।